नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। हर एक आर्टिकल को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बेसिकली आप सीखेंगे कि एक न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए आपको विदाउट एनी बायस। शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है चाइना 24 क्रूड इंपोर्ट कोटा अप 60%, फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सपांड्स। क्या लग रहा है हेडलाइन से ये क्या बता रहा है कि चाइना का जो क्रूड ऑयल का कोटा है, क्रूड ऑयल राइट, कच्चा तेल हम बोलते हैं, ये इंपोर्ट कोटा अब 60% ऊपर आ गया है। एक कंट्री लेट से अगर कोई 60% ज्यादा पहले से अगर क्रूड इंपोर्ट कर रही है राइट, उनका कोटा बढ़ गया है 60% से, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि वहां पे फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि हर प्रोडक्शन में राइट एनर्जी चाहिए आपको। एनर्जी इस फॉर्म में ही हमेशा मिलती है क्रूड में। उसके बाद प्रोडक्शन तब बढ़ता है जब डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो चाइना में आप कह सकते हैं ग्रोथ पिकअप कर रहा है इस वक्त, और ग्रोथ पिकअप कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये। सिर्फ अगर आपको कोई ये बोल दे कि एक कंट्री में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, पहले जो था ये इतना इंपोर्ट था अब इतना इंपोर्ट हुआ है, सिर्फ इससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, और ये सिर्फ इसकी वजह से शेयर मार्केट पूरा हिल जाता है कई बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। चाइना हैज रिलीज्ड 179.01 million metric tons of crude oil import quotas for 2024, 60% more than January batch last year, as almost all the refiners received their annual allocations, consultancies and trade sources said on Tuesday. इसका मतलब क्या है, चाइना ने रिलीज किया है 179 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कोटा। ठीक है, ये इनका है 2024 के लिए एस्टिमेट है, इतना कोटा उन्होंने रखा है और ये 60% ज्यादा है। तो चाइना नोज कि इस बार हमारा जो एक्सपेंशन हुआ है लास्ट मंथ ये कंटिन्यू रहेगा और हमें इतने लेट्स से कोटा की जरूरत पड़ेगी इस बार। तो इस जो रिफाइनर्स हैं जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल आपको मिलता है इसी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डीजल, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद केरोसिन और भी बहुत सारी चीजें राइट। ये सिर्फ पेट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफाइनर्स ये काम करते हैं। जैसे इंडिया में रिफाइनर्स अगर आप नाम ले तो रिलायंस सबसे बड़ा है राइट, दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरीज में से एक है हमारा जो रिफाइनरी इंडिया में, और इंडिया में और भी बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसे प्रोसेस करते हैं इन तीनों चीजों को। तो इनके पास होता है कोटा, ठीक है, और वो कोटा इस बार 60% बढ़ गया है। ये बढ़ गया है, इट इज अप 60%, विच इज अ गुड न्यूज। और ये लेटेस्ट मूव है, ये मार्क करता है शिफ्ट बाय बीजिंग। बीजिंग क्या है, चाइना का कैपिटल। तो यहां पे आप देखिए, which has been releasing quotas in batches every few months since it opened up crude imports to independent refiners in 2015। तो यहाँ पे तो देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कि किस तरीके से वहां पे कोटा रिलीज किए जाते हैं रिफाइनर्स के लिए, इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स के लिए, कि आप इतना ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2015 से ऐसा हो रहा है और इसकी वजह से काफी अनसर्टेनिटी भी रहती है। तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, और ये है मैन्युफैक्चरिंग का। और ये अच्छा कब होता है, जब आप देखें ये 50 से ऊपर है। 51 से अगर ये ऊपर जा रहा होता है, 50 से ऊपर जितना भी ये उतना अच्छा है, 50 से नीचे है तो इसे खराब माना जाता है। तो जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसके ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस वक्त 50 से ऊपर ही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में वहां बूस्ट आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट आने की इकोनॉमी के फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग तभी होती है जब डिमांड स्ट्रांग होती है और ग्रोथ स्ट्रांग होती है किसी भी कंट्री में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ऑयल एडवांसेस एज ईरान वॉरशिप इन रेड सी एस्केलेट्स टेंशन। कई लोग अब बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई चेन को जो लेके जो इश्यूज आई हैं पूरी दुनिया में। सप्लाई चेन को लेके क्या इश्यूज आई हैं, रेड सी, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये
पूरी दुनिया का, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा आप देखिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, कंटेनर्स आते हैं, हमारे सी वेसल्स आते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया की ट्रेड का अच्छा खासा परसेंटेज आप कह सकते हैं यहाँ से इस रूट को यूज करता है। और यहाँ पे क्या टेंशन हो गई है, यहाँ पे हो गई है इजराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी वॉर चल रहा है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट। ऑयल रोज इन न्यू ईयर ट्रेडिंग आफ्टर ईरान सेंट अ वॉरशिप इनटू रेड सी। अब देखिए जो क्रूड ऑयल है इसके दाम इस चीज से बढ़ गए क्योंकि ईरान ने एक वॉरशिप भेज दिया, कहां पे, रेड सी में। अब क्या है, मान लीजिए ये रेड सी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये रूट है, ठीक है, जहां से ये कंटेनर्स जाते हैं। अब यहां से दुनिया का लेट्स से अच्छा खासा परसेंटेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ऑयल का, और अगर इसे कोई ब्लॉक कर दे, यहाँ पे वॉर हो जाए तो ये बंद हो जाएगा, तो इंडिया जैसी कंट्रीज क्या होगा, इन्हें ज्यादा दाम पर भी क्रूड लेना होगा, पेट्रोल लेना पड़ेगा इन्हें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्रंच हो गया, सप्लाई यहीं पे कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे सप्लाई इंडिया के पास क्या हो रही है, कम हो रही है, सप्लाई हमारी कम हो गई यहाँ पे, और डिमांड तो हमारा अच्छा खासा है, तो हमें प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। रोज इन न्यू ईयर ट्रेडिंग, ऑयल बढ़ गया जस्ट बिकॉज ईरान ने वॉरशिप भेजी, तो जो ट्रेडर्स थे, स्पेकुलेटर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अब ऑयल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं, रिस्क बढ़ गया है, वॉर का रिस्क। तो यहाँ पे एस्केलेट हो गए वेस्ट एशिया टेंशंस एंड एज आउटलुक फॉर चाइनीज क्रूड डिमांड ब्राइटन। चाइना ने भी बोला कि हमें ज्यादा क्रूड चाहिए, तो यहाँ भी अभी हमने रीड किया कि चाइना ने 60% कोटास बढ़ा दिए, राइट, रिफाइनर्स के लिए। तो इससे क्या होगा, क्रूड की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है, और यहाँ तो अगर सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा जंप आ सकता है यहाँ पे क्रूड में, अगर ऐसा होता है, विच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुरंत हो जाए, ऐसी टेंशंस वहां चल ही रही है। तो ईरानियन वॉरशिप आया यहाँ पे, ठीक है, जब यूएस नेवी ने कहा कि इट वाज फायर्ड अपॉन व्हेन रिस्पोंडिंग टू अ डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम अ वेसल इन रेड सी। लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट जो है यहाँ पे की मैरीटाइम कॉरिडोर ओवर पास्ट फ्यू डेज, तो यूएस ने कहा कि वो वहां पे रिस्पॉन्ड करने गए थे और उन पे फायर किया गया जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एक डिस्ट्रेस कॉल को फ्रॉम अ वेसल इन रेड सी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स ये भी ऊपर चल रही है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इंसिडेंट, सिर्फ एक इंसिडेंट से। अब हमारे डिफेंस के स्टॉक देखिए, आप जाके देखिए एक बार कोचिन शिपयार्ड को, उसके बाद और भी जितने डिफेंस स्टॉक्स हैं कि वो कहां पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका इम्पैक्ट कितना क्लियरली देखने को मिल जाता है हमें शॉर्ट टर्म में। तो ये आपको हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रेड सी में ईरान टेंशंस क्रिएट कर रहा है, और ईरान द्वारा बैक्ड रेबल्स, हौती रेबल्स, ये रेड सी में टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये कहना है, इनका एक्चुअली फिलॉसफी भी ये है कि चलिए इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमें भी यहाँ पे ये मौका है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में और फायर ऐड करें, हम केओस क्रिएट करें, क्योंकि इनका काम है ज्यादा से ज्यादा अटेंशन गेन करना पूरी दुनिया से, जो कि ये कर पाएंगे, राइट, ये कर पा रहे हैं। देखिए ऑयल मार्केट, मतलब अगर आप ऑयल के रूट में इस तरीके से टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे तो पूरी दुनिया का अटेंशन आप पे आएगा, एंड दैट इज व्हाट दे वांट, ठीक है। तो बस इजराइल वो कह रहे हैं कि वो इजराइल के अगेंस्ट है, क्योंकि इजराइल गाजा में ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो केओस क्रिएट कर रहे हैं, और इन्हें बैक तो बहुत ही क्लियरली सबको पता है कि ईरान इन्हें किस तरीके से बैक करता है। तो आप देखिए, अब बम्पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कोटा फ्रॉम चाइना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर, दुनिया का सबसे बड़ा बायर है चाइना क्रूड ऑयल का। उसकी वजह से भी ऑयल का मोमेंटम बढ़ गया कि भाई डिमांड तो बहुत अच्छी होने वाली है ऑयल की, अच्छे खासी बाइंग करेगा चाइना, तो हम अभी से बाय करना शुरू कर देते हैं, प्राइस को ऊपर पंप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट इवेंट्स है रेड सी में, और पॉजिटिव सेंटीमेंट है यूरोपियन इक्विटी मार्केट में, न्यू चाइनीज इंपोर्ट कोटास हैं, इसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है, तो आपको पेट्रोल इस साल और महंगा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जा रही हैं क्रूड ऑयल के। चाइना ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर ही रहा है, यूरोप के इक्विटी मार्केट ग्रो कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि चलिए इकोनॉमी भी में भी पॉजिटिव मोमेंटम पे आए, तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिल सकता है कि क्रूड ऑयल इस साल पॉजिटिव, जहां से ओपन हुआ है वहां से पॉजिटिव क्लोज हो, वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव हो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अब यहां हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही छोटे आर्टिकल्स इन ब्रीफ। बिटकॉइन क्लाइम्स अबव 45,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2022। बिटकॉइन गया है 45,000 से ऊपर ऑन ट्यूसडे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2022। इट टच्ड अ 21,000
21 month peak of 45,532. It was last up 3.5% at 45,727. ठीक है, लेकिन जो इसका रिकॉर्ड है 69,000 का, इससे ये अभी भी बहुत दूर है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ईथर को, एथेरियम जिसे हम कहते हैं, इट वाज अप 1.2% at 2,386.5 और ये भी $4,000 से ऊपर ट्रेड करता था एक वक्त। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है पाकिस्तान लाइकली टू गेट $700 million from IMF as next tranche of bailout. कैश स्ट्रैप्ड, मतलब कैश स्ट्रैप्ड आप तब होते हैं जब पैसे की बड़ी किल्लत हो, ठीक है। तो ये वर्ड काफी यूज होगा जब आप पाकिस्तान या दूसरे ऐसे बिलीगर्ड नेशंस की बात करेंगे जहां पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, मनी क्राइसिस है। तो कैश स्ट्रैप्ड, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू गेट $700 million as next tranche of bailout from International Monetary Fund. सारे फंड से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी अभी कि उनकी हेल्प करें, उन्हें बेल आउट पैकेजेस दें। IMF ने अग्री किया कुछ कंडीशंस पे जो पाकिस्तान को माननी पड़ी, जैसे कि आपने देखा होगा उन्होंने सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ा दिए पाकिस्तान ने, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो भी अच्छा खासा बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये रीजन था कि यहाँ पे इन्हें ये फंड दिया गया IMF द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए जो बोर्ड है IMF का इज सेट टू डेलिबरेट एंड पोटेंशियली ग्रांट फाइनल अप्रूवल फॉर द डिस्बर्समेंट ऑफ नेक्स्ट 700 million ट्रांच फॉर पाकिस्तान अंडर एग्जिस्टिंग $3 billion का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है कि हम $3 billion की मदद करेंगे, आप हमारी शर्तें मानते रहिए। एक शर्त मानेंगे तो आपको, जैसे हमने 700 दिया, फिर अगली शर्त मानेंगे तो हम 900 देंगे। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में देंगे इन्हें, जैसे जैसे ये इनकी कंडीशंस पूरी करते रहेंगे। आई थिंक IMF की चीफ भी आपको पता होगी, वो अभी इंडियन ओरिजिन की ही है। सो बट आई होप कि वो बहुत न्यूट्रल रहते होंगे डिसीजन में, एंड सिर्फ वही है जिन्होंने उनकी मदद की, विच इज अ वेरी बिग थिंग। ऑल्दो काफी एक्विजिशंस रहते हैं पाकिस्तान के जो इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट, बट आप देखिए कि IMF की चीफ इंडियन ओरिजिन की हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को ये $3 billion देने चाहिए, ना कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन। साउथ कोरियन ऑपोजिशन लीडर स्टैब्ड इन नेक, हॉस्पिटलाइज्ड। वहाँ के जो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं ली म्यूंग, उनको अभी किसी ने स्टैब कर दिया नाइफ से नेक पे। एक विजिट पे थे तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, और मतलब कोई लाइफ सेटिंग ऐसा यहाँ पे आपको इंसिडेंट नहीं देखने को मिलेगा, वो रिकवर कर जाएंगे यहाँ से। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस बट इट्स देयर। सो हम देखते हैं यूके मेकिंग स्मॉल प्रोग्रेस अगेंस्ट स्मॉल बोट माइग्रेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, दिस इज नॉट अ प्योरली इकोनॉमिक इशू, ये पॉलिटिकल इशू भी है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। आप देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियोस और फोटोज आती हैं आपके पास जहां पे बोट में लोग अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। काफी सालों से ऐसा हो रहा है, ठीक है, काफी सालों से। अब ये ग्रीस जा रहे हैं, ठीक है, पोलैंड जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, और इटली में देखिए इटली जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अब केओटिक कह सकते हैं सिचुएशन हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, आप देखिए कहीं भी अगर दूसरे कल्चर के लोग आते हैं, चाहे आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करें, आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक साथ वहां से लेट्स से 20 लाख 30 लाख लोग आ गए और वो बगल में रह रहे हैं, दोनों लोग जो बिल्कुल अलग कल्चर के हैं, सो वहां पे क्लैशेस होंगे। बिकॉज जब चेंज धीरे धीरे हो, नेचुरली हो, तो वहां केओस नहीं होता, लेकिन अगर सडन चेंज हो तो इस तरीके से केओस होता है। तो वहां देखिए कि एक तो इलीगल माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो अब ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक फायदा क्या है कि यूरोप के पास अब वर्कर्स नहीं है। अगर यूरोप को ग्रो करना है, ठीक है, तो या तो वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ग्रो करे, लेकिन स्टिल उन्हें जो वर्कर्स चाहिए वो उनके पास नहीं है। और इसीलिए आप अभी देखिए ग्रीस ने क्या किया, ग्रीस ने जितने इलीगल माइग्रेंट्स थे ना, इलीगल माइग्रेंट्स को आप कह सकते हैं PR दे दिया 4 साल का, कि भाई ये लीगल है, इन्होंने क्राइम किया है, जबरदस्ती हमारे देश में घुसा है। सोचिए, आप कभी सोच सकते हैं किसी देश में विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट आप घुस जाए? इन्होंने वो किया, लेकिन इन्हें फिर भी PR दे दिया ग्रीस ने। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्कर्स नहीं है, ग्रीस के पास काम करने के लिए उन्हें लोग चाहिए, और उन्हें लगा कि हमें इनका ही यूज करना चाहिए, तो उन्होंने परमिट दी है कि वो 2 साल 3 साल या 4 साल वहां पे रह के काम कर सकते हैं। और यूके में भी इनको कहना है कि अब हमें जो इलीगल माइग्रेशन है
ब्रिटिश पीपल के ऊपर इसका बर्डन अब इन्हें कम करना है, कि इन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है, प्लस ये पॉवर्टी में रहते हैं, मजबूरी में नहीं रहना पड़ता है बिकॉज ये लीगल है, तो हमेशा डर के रहना होता है, राइट। ये हमेशा सही सिस्टम नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि ये किसी भी अच्छे चैनल से, गवर्नमेंट चैनल से होके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां के सिटीजन नहीं, और पकड़े गए तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी आगे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ब्रिटेन इसे इस तरीके से नहीं हैंडल कर रहा जैसे ग्रीस ने किया, which was very shocking for a lot of countries. So let's see what happens next. So आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम रोज ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।